everyone, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary। तो आज हम एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए जो CRPC के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इसमें हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है राइट्स ऑफ अरेस्ट पर्सन, यानी कि जिस पर्सन का अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन के भी कुछ राइट्स होते हैं, तो जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल तो यही है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना होता है। और यहाँ पे सबसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या ट्रेवलिंग टाइम इंक्लूड है या एक्सक्लूड। तो मान लीजिए यहाँ पे ए को पुलिस ने अरेस्ट किया है यहाँ पे यूपी से, और उसको दिल्ली में यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 24 आवर में आ सकते हैं, लेकिन किसी रीजनेबल इश्यूज की वजह से वो 24 आवर से बियॉन्ड हो जाता है, तो यहाँ पे जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और यहाँ पे उसको ये माना जाएगा कि ठीक टाइम पर उसे क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। बट एक्सक्लूडिंग टाइम पे जो है यहाँ पे ओवरऑल मिला के 72 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मेन बात ये होती है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपने फुल बैच के साथ सही होना चाहिए, यानी कि वो पर्सन के पास वारंट होना चाहिए अगर यहाँ पे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए लाइबल है। तो अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि जब उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है और अगर जो यहाँ पे ऑफेंडर है, यानी कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो लड़की है, तो पुलिस ऑफिसर के साथ जो है फीमेल लेडी पुलिस ऑफिसर भी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो जिस लेडी को अरेस्ट करना है उसे सनसेट के बाद और सनराइज के पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे लेडी पुलिस साथ में क्यों ना हो। और यहाँ पे वो पर्सन इस बात को जानने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अब मान लीजिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो अपने एडवोकेट या अपनी फैमिली मेंबर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे सकता है और देना उसका पूरा राइट है, और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर इसे इस बात से मना नहीं कर सकते। और इसके साथ ही यहाँ पे अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जो राइट ऑफ एक्यूज पर्सन है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। मान लीजिए ए ने जो है बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया, ए को पुलिस ने अरेस्ट करा है। यहाँ पे अब जो है ए गिल्टी है, ए ने बी का मर्डर किया है, इस बात को प्रूफ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे आता है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को जो है वो क्या बताना होगा, इस बात को प्रूफ करना होगा कि ए हैज गिल्टी माइंड एंड ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, एंड यहाँ पे ए ने बी का मर्डर किया है। तो यहाँ पे अक्सर ये पूछा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस में जाएगा, आपका प्रोसिक्यूशन में। कई बार आपके जो क्वेश्चन पूछने का जो यहाँ पे व्यू होता है उसको चेंज कर दिया जाता है और यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि खुद को डिफेंस करने का कि आपने कुछ नहीं किया, ये जो प्रूफ है ये किस पर होता है, तो ये डिफेंडेंट पे होता है। तो यहाँ पे मेजर जो पूछा जाता है गिल्टी का, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ अक्सर प्रोसिक्यूशन पे होता है, जो यहाँ पे केस को क्या करता है, आगे चार्ज करता है। नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर FIR। हमें यूजुअली ये बहुत सुनाई देता है कि पुलिस ने तो FIR लिखने से मना कर दिया, हम लिखवा रहे थे तब भी लिखने से मना कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। सबसे पहले तो आप जब FIR लिखवाने जाते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर मना करता है, आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये भी होता है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एक अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के पास जा सकते हो।
और यहाँ पे उसके बाद वो जो ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर को जो है यहाँ पे ऑर्डर देगा, चाहे वो खुद ही उस कंप्लेंट पे, उस एफआईआर पे आगे जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आप मजिस्ट्रेट के पास भी डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट कर सकते हो और एफआईआर के लिए, एफआईआर जो है आपकी, उसके लिए आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास भी जा सकते हो। नेक्स्ट है समन एंड वारंट केसेस। तो वारंट यहाँ पे क्या होता है कि वारंट को हम जनरली देखते हैं, वारंट एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए दिया जाता है। कि जैसे हम अक्सर एग्जांपल देखते हैं, ए ने मान लीजिए बी का मर्डर किया है। अब ऐसे केस में पुलिस क्या करती है, कोर्ट यहाँ पे एक वारंट निकालती है, वारंट टू अरेस्ट ए। तो यहाँ पे ए को जो है अरेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे उसे पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में जिसका भी ऑर्डर है इसको अरेस्ट किया जाएगा। बट समन इज दैट कि यहाँ पे कोर्ट उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बुला रही है। तो यहाँ पे समन क्या है वो अलग है। समन को कोई बार जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए समन आया है वो खुद भी प्रेजेंट हो सकता है और अपने साथ जो है यहाँ पे अपने काउंसिल यानी अपने एडवोकेट को भी अपने जरिए मतलब भिजवा सकता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि मान लीजिए कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट को ए से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कि एक, अब मान लीजिए 25 को चाहिए। अब ए जो है वो तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत दूर है, ए कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को 25 तारीख को देने में अनेबल है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट का समन ए को आ चुका है, ए अनेबल है, तो ऐसे में ए जो है वो अपने किसी वकील के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू भी उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में दे सकता है। अब यहाँ पे जो है वारंट केसेस और समन केसेस के बारे में जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस और है जो आप सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल एफआईआर से। नॉर्मल एफआईआर में ज्यूरिसडिक्शन फॉल करती है। मान लीजिए ये एक जगह है, अब एक ऑफेंस जो है वो यहाँ कमिट हुआ है, एक ऑफेंस यहाँ कमिट हुआ है, तो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन मैटर करती है। एफआईआर जो है, जो ऑफेंस यहाँ हुआ है उसकी एफआईआर यहाँ के पुलिस स्टेशन में होगी, एंड जो ऑफेंस यहाँ हुआ है उसकी एफआईआर यहाँ के पुलिस स्टेशन में होगी। बट जीरो एफआईआर इज अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एफआईआर। जीरो एफआईआर में आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखवा सकते हैं और उसके बाद वो आपकी नॉर्मल एफआईआर में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब यहाँ पे अब हमें ये देखना होगा कि नॉर्मली जो केस की प्रोसीडिंग्स चलती है वो कब तक चलेंगी, कितना टाइम आपको यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाएगा, या कब तक जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती रहेंगी, कब तक कन्फेशन या कब तक आपका पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो ये सब तो सीआरपीसी में गिवन है, बट यहाँ पे मान लीजिए ए ने जब बी का मर्डर किया है तो ऐसे केसेस में ए पर तब तक इन्वेस्टिगेशन होगी जब तक वो पूरा केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं रह जाएगा। अगर 1% भी ऐसा लगता है कि ए ने ऑफेंस नहीं किया है तब तक ए को बेकसूर माना जाएगा। जब 100% ये श्योरिटी हो जाएगी कि ए ने ही बी का मर्डर किया है तब यहाँ पे ए को पनिश किया जाएगा। और जब यहाँ पे जो जिस अक्यूज्ड रॉन्गडूअर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ऑफेंस में, जब उसको पनिशमेंट मिलती है तब सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन माना जाता है। और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो बिल्कुल बियॉन्ड डाउट्स होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेनिफिट जो है यहाँ पे अक्यूज के फेवर में चला जाता है। तो ये है हमारा सीआरपीसी का नेक्स्ट पार्ट। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू।